बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे ऋतुराज जी द्वारा लिखा गया कन्यादान पाठ। तो सबसे पहले हम लोग ऋतुराज जी के विषय में जान लेते हैं। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर, राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए किया। वे 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करते रहे। अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहते हैं। उन्हें अनेक रचनाएं की, जैसे एक मरण धर्मा और अन्य, पुल और पानी, सूरत निरत, लीला, मुखारविंद आदि। उनको इसके लिए अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए, जैसे सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कन्यादान पाठ का परिचय क्या है। कन्यादान कविता में इस तथ्य को निरूपित किया गया है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बनाया जाना ही उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है। इस कविता में माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, जो आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। नारी की कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की जागृति का संदेश इस कविता में मुखरित हुआ है। तो आइए देखते हैं इस कविता के विषय में। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। पहले इसकी व्याख्या जान लेते हैं। कवि कहता है कि लड़की के विवाह के पश्चात कन्यादान करते वक्त उसकी माँ का जो दुख था, कब? लड़की को दान में देते वक्त उसकी माँ का जो दुख था वह अत्यंत प्रामाणिक था। प्रामाणिक मतलब वास्तविक था। उसका दुख ऐसा था जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जिसे वह दान में दे रही है। भाव यह है कि बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होने के कारण उसकी आखिरी पूंजी के समान होती है। कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव कर रही थी कि उसके जाने के बाद तो मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। आगे कहता है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात लड़की को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी, वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। अर्थात उसके मन में सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना सी थी, परंतु दुख बाँचना नहीं आता था। वह दुखों को पढ़ नहीं पाती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। वह तो धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका थी। अर्थात लड़की में बहुत सीधापन था।
अपने घर में उसे सुख ही सुख मिला था। अपने घर में उसे सुख ही सुख मिला था। इस कारण वह जीवन के अनेक प्रकार के विभिन्न दुखों से अनजान थी। उसने अभी जीवन के कुछ अनुकूल और रागात्मक अर्थात प्रेम पूर्ण क्षणों का ही अनुभव किया था। सुख दुख भरे संपूर्ण जीवन से वह अपरिचित थी। आगे कवि कहता है, माँ ने कहा पानी में झांक कर, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अर्थात जब कन्यादान का समय था तो लड़की की माँ ने उससे कहा कि तुम ससुराल में पानी में अपने मुखड़े की परछाई देखकर अपनी सुंदरता पर मोहित मत हो जाना। उसको समझा रही है, बता रही है। फिर आगे क्या कहती है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अर्थात तुम ससुराल में घर गृहस्थी के कार्य करना, परंतु अत्याचार को सहन मत करना। वहाँ तुम स्वयं को दृढ़ रखना, कायरता मत दिखाना। उसके कहने का तात्पर्य है, उसके कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में आज स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। उसी की ओर संकेत किया गया है, उसी की ओर माँ ने संकेत किया है। वह कहती कि ससुराल में घर गृहस्थी के सारे काम लड़कियां संभालती हैं, फिर भी वह तरह तरह से प्रताड़ित की जाती हैं। यहाँ तक कि दहेज के लोभ में उसे जला भी दिया जाता है अथवा आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया जाता है। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी अत्यंत भोली एवं सीधी सादी थी। वह उसे ससुराल में आने वाली परेशानियों, बंधनों और अत्याचार से सावधान करना चाहती थी। इसलिए उसने बेटी को समझाया कि वह सबलतापूर्वक अत्याचार का प्रतिकार करे, उससे डटकर मुकाबला करे। आगे कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कहने का मतलब यह हुआ कि कपड़े और गहने, वस्त्र और आभूषण, कपड़े और गहने नारी जीवन के लिए बंधन स्वरूप होते हैं, स्त्री जीवन के लिए बंधन स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार शब्दों के भ्रम में, शाब्दिक भ्रमों की तरह, जिस प्रकार शब्दों के भ्रम में मनुष्य को बांध लेते हैं। यहाँ कहने का आशय यह है कि स्त्री की सुंदरता और कोमलता उसे आत्मसंतुष्टि तो दे देती है, परंतु उसी सौंदर्य की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी विशेष नियम लागू कर देता है। उसे आदर्श का नाम देते हुए नारी पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार लुभावने शब्दों द्वारा जैसी सजावटी वस्तुएं वास्तव में स्त्री के जीवन में संबंधन का ही कार्य करती हैं। सौंदर्य और कोमलता यदि स्त्री की गरिमा और महत्ता दे तभी उसकी उपयोगिता है। यदि वही उसके लिए बंधन का कारण बन जाए तो वह उसके लिए निरर्थक है। ऐसी सुंदरता पाकर प्रसन्न होना मूर्खता ही है। फिर माँ बेटी से कहती है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि तुम लड़की होते हुए भी लड़की जैसी दिखाई मत, अर्थात स्त्री सुलभ सौंदर्य और कोमलता की स्वामिनी होते हुए भी तुम दुर्बलता मत प्रकट करना। समाज द्वारा नारी के लिए गढ़े गए आदर्शों के अनुचित बंधन को स्वीकार मत करना। तुम लौकिक व्यवहार में सावधानी बरतना।
तुम किसी भी प्रकार के शोषण का प्रतिकार करना। अपनी पुत्री को वह समझा रही है, वह बताना चाहती है कि स्वाभाविक सुंदरता, कोमलता, सहनशीलता, त्याग, ममता आदि नारी सुलभ गुण परिवार को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इस कारण उसका लड़की होना आवश्यक है, परंतु ये गुण उसकी दुर्बलता भी मान लिए जाते हैं। इसलिए माँ उसे समझाती है कि वह भावी जीवन में नारी सुलभ दुर्बलता न आने दे एवं अत्याचार और अनुचित सामाजिक बंधनों का डट कर मुकाबला करे। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा।